क्लास 9th आपका चैप्टर व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, जिसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इन चैप्टर 1 वी रीड मेनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो चैप्टर 1 है, हालांकि वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस किया जा चुका है, तो इसमें स्टार्टिंग यहीं से है कि हमने उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वर्ड के, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ा है। थ्रू दीज स्टोरीज वी डिस्कस वेरियस गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी उन डिस्कशंस में हमने वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। वी कॉल्ड सम ऑफ दीज डेमोक्रेसीज, कि क्या हम उन्हें डेमोक्रेसीज कह सकते हैं। अदर्स वर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेसीज, अन्य को हम नॉन डेमोक्रेसीज के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स दैट वर डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसीज, कि क्या कुछ जो हैं उनमें से वो लोकतांत्रिक हैं, कुछ जो हैं वो अलोकतांत्रिक हैं, इस तरह का एक मिला जुला जो रिएक्शन है वो। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मली चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिड्यूस किया जा चुका है, तो यहाँ पर उस चैप्टर में कई कंट्रीज़ के जो शासक हैं, रूलर्स थे, उनके बारे में था कि वो जो हैं वो एज डिक्टेटर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिससे कि हम वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, अगर हम उन स्टोरीज़ को पढ़ें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो वो चैप्टर हमारा रिड्यूस किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो हमारा डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमारा जो फॉर्मली चैप्टर जो होगा, कि जो डेमोक्रेसी मीन्स कि लोकतंत्र, हम उसे डिफाइन क्यों करें। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, क्योंकि हमें आगे जाना है डेमोक्रेसी के फील्ड में, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। यहाँ पर कन्वर्सेशन दिखाया गया है क्लासरूम में, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो उस यानी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो बच्ची थी वो अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछती है डेमोक्रेसी को बेसिस बनाकर। तो यहाँ पर हम चैप्टर को एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं, और यहाँ पर टॉपिक आपका लिखा हुआ है, इसका नाम है ए सिंपल डेफिनेशन, यानी कि लोकतंत्र की एक बहुत ही साधारण परिभाषा। लेट अस गेट बैक to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies, कि यहाँ हमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में जानना है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर्स जो यहाँ पर पढ़ाए गए, उसमें डेमोक्रेसी की पहचान के लिए कुछ सिंपल फैक्टर्स जो थे वो कॉमनली डिस्क्राइब किए गए। द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल, जिसमें बताया गया कि साधारणतया लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है वो लोकतंत्र कहलाती है। वी कुड थस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, यहाँ हम बहुत ही सामान्य परिभाषा के साथ, बहुत ही सिंपल परिभाषा के साथ इसे शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र जो है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर शासकों का चुनाव या चयन जो है वो वहाँ के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। और ये वर्ड की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने का एक बहुत ही उपयोगी बिंदु है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, यानी कि इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं कि जो डेफिनेशन हमको पता चली है उससे हम स्पष्ट रूप से कोई भी सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है इस बात का पता लगा सकते हैं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, यानी कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का एक, भारत का एक पड़ोसी देश जिसका नाम था म्यांमार, जिसका नाम है, और उसका पूर्व नाम जो है उसको बर्मा कहते हैं, यानी बर्मा के नाम से उस देश को जाना जाता था। तो म्यांमार जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वहाँ पर लंबे समय तक सैनिक शासन रहा, यानी वहाँ पर सैनिकों, जो वहाँ की आर्मी थी उसने रूल किया। तो इस प्रकार से ये कहा गया यहाँ पर डेमोक्रेसी का पता लगाने के लिए कि क्या
जो सैनिक शासन वहाँ रहा, क्या वो सेना के जो अधिकारी जो वहाँ रूल कर रहे थे, क्या उन्हें वहाँ के पब्लिक के द्वारा चुना गया? नहीं। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो शासन व्यवस्था थी उसको आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने नियंत्रण में किया हुआ था। तो पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, यानी कि जो वहाँ के लोग थे उनका कोई भी निर्णय इसमें नहीं था उनको चुनने में। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि एक पिनोचे नाम के डिक्टेटर मीन्स एक तानाशाह हुए जिन्हें भी लोगों के द्वारा चुना नहीं गया था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, यानी इनको भी ये भी एक डिक्टेटर थे जिनको कि वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो राजतंत्र में भी लागू होती है। द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव chosen them to do so but because they happen to be born into the royal family, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनको नहीं चुनते, बल्कि क्या होता है वहाँ पर कि जो लोग रॉयल फैमिलीज़ में जन्म लेते हैं वो जन्मजात ही वहाँ के शासक बनते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिन्हें कि हम डेमोक्रेसी यानी से रिलेट नहीं कर सकते या फिर उसे डेमोक्रेसी के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिकेट, यानी जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो पूरी तरह से एडिकेट मीन्स व्यवस्थित नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, यानी कि हमें ये याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, यानी लेकिन अगर हम इस परिभाषा का प्रयोग बिना सोचे समझे करें तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि प्रत्येक वो सरकार जिसके पीछे कोई ना कोई इलेक्शन की प्रक्रिया जुड़ी होती है डेमोक्रेसी कहलाती है। ये अपने आप में अव्यवस्थित है, ऐसा नहीं है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, और ये जो डेफिनेशन आपके सामने अभी रखी गई है एट प्रेजेंट, ये बहुत ही मिसलीडिंग है। एज वी शाल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, यानी कि प्रॉपर जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का वो हमें आगे जाकर चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी जो समकालीन विश्व है अगर हम उसमें अध्ययन करें तो यानी हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हो कि हर देश में लोकतंत्र हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ ए डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से लोकतांत्रिक सरकार की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। वी कैन टू डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन, कि हमें क्या करना पड़ेगा कि भली भांति समझने के लिए इस डेफिनेशन के एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और हमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उनको भी स्पेल करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। So we have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, यानी कि बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन है जो बार बार आ रहा है क्योंकि हमारा जो बेसिस है चैप्टर का वो यहीं से है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र कहलाता है। दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इस डेफिनेशन को लेकर उठते हैं। हु आर द रूलर्स, नंबर 1 है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन में जिन्हें रूलर्स कहा गया वो कौन है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल जिसे चुना गया है या जिसका चयन किया गया है जो सरकार में है, क्या इस प्रकार की व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाती है। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, यानी क्या वो वैसे ही निर्णय नहीं लेगा जैसे कि एक अलोकतांत्रिक देश में किया जाता है। सेकेंड है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी किस प्रकार के इलेक्शंस जो है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं।
व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल किया जाता है डेमोक्रेसी के अंतर्गत फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, ताकि हमें पता चले कि वो जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। हालांकि यहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। फॉर्मली एक इलेक्शन कमीशन होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने का, पार्टीज़ को इलेक्शन सिंबल देने का जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं वो प्रत्येक 5 ईयर्स आफ्टर कराए जाते हैं, वो जो हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन उठता है कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, यानी कि यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन लोग हैं वो जो शासक हैं जिन्हें शासकों के तौर पर चयनित किया गया। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कि क्या यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें प्रत्येक जो सिटीजन है उसको इक्वल बेसिस दिया गया, यानी उसका जो समान जो उसका एक आधार है वो उसको प्रदान किया गया। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, कि क्या एक लोकतंत्र में कुछ जो सिटीजन्स हैं उनको राइट को डिनाई भी किया जाता है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, फाइनली एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की एक सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन ए डेमोक्रेसी, कि किस प्रकार के चयनित शासक होते हैं जो लोकतंत्र में चाहिए। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, यानी कि और सरकार में रहते हुए उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी सीमाएं क्या हैं। इज़ इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि ये एक लोकतंत्र में बहुत ही ज़रूरी बात है कि प्रत्येक जो सिटीजन है उसके अधिकारों को रिस्पेक्ट किया जाए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, के आइए जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयत्न करते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि चयनित जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय, जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना होगा। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान मीन्स कि हमारा एक पड़ोसी देश, जहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वहाँ के बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, और उससे पहले वो सेना के जनरल थे। उनका जो पोस्ट था, डेजिग्नेशन था, वो वहाँ पर जनरल के तौर पर था। नाम था उनका परवेज़ मुशर्रफ। लेड अ मिलिट्री कूप, वो जो हैं उन्होंने एक मिलिट्री कूप मीन्स होता है कि मिलिट्री मीन्स सैन्य और कूप मीन्स षड्यंत्र, यानी कि उन्होंने स्वयं अपने देश में ही एक सैन्य षड्यंत्र रचा इन अक्टूबर 1999, यानी 1999 में। ही ओवरथ्रो ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि उस अपने सैन्य षड्यंत्र के अंतर्गत वहाँ पर डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि उसका तख्ता पलट कर दिया या उसको सत्ता से हटा दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और स्वयं को, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो था वो डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता। ये एक ऐसे देश के बारे में बात हो रही है जो कि पाकिस्तान है, और जिसके बारे में आप सब भी न्यूज़ वगैरह में देखते रहते होंगे कि वहाँ पर यानी किस प्रकार का रूलिंग सिस्टम है, किस प्रकार के जो वहाँ के शासक हैं वो किस प्रकार के हैं, ज़्यादातर वहाँ का जो हिस्ट्री है वो किस तरह का है, या किस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देश उसमें लिप्त है। तो यहाँ यानी कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जो कि सेना के जनरल थे, उन्होंने क्या किया कि एक लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो थी उसका तख्ता पलट कर दिया, या फिर उसको सत्ता परिवर्तन करते हुए अपने आप को क्या किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर किया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना जो पद था वो बदल दिया। पहले वो सेना के जनरल थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अपने आप को डिक्लेयर किया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पद जो था उसको भी बदल दिया।
एंड चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और अब वो स्वयं ही प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के। एंड इन 2002, यानी ये वर्ष 2002 की बात है, हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जो था रेफरेंडम जारी किया जिसमें कि ये कहा गया कि अगले 5 वर्ष तक वे ही देश के शासक रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, यानी कि पाकिस्तान का जो मीडिया था और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो थे, मानवाधिकार संगठन, एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, यानी जो लोकतंत्र में काम करने वाले जो एक्टिव पर्सन्स थे, सेड दैट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, यानी कि उन सभी ने कहा, क्योंकि उनको ये बात जो थी वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि एक सेना का जनरल जो है वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर इस्टेब्लिश करता है और उसके बाद अपने डेजिग्नेशन को चेंज करता है। तो ये चीज़ें जो थी वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और ये सभी जो है वो मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, यानी कि ये एक गलत बात थी और एक गलत यानी इंटेंशन से की जा रही थी। इन अगस्त 2002 ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क। 2002 में उन्होंने क्या किया कि अगस्त महीने में एक लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि एक कानूनी रूपरेखा तैयार की, एक ऑर्डर की, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत कि वहाँ का जो संविधान है, यानी पाकिस्तान का जो संविधान है, उसमें अमेंडमेंट मीन्स संशोधन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, यानी इस ऑर्डर के अनुसार, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, मीन्स कि अब जो प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने क्या किया कि लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, यानी कि संशोधन किया अपने अनुसार, अपने फ़ायदे के लिए। एंड उन्होंने क्या किया कि इसमें ये कहा, उसके तौर पर एक आदेश जारी किया कि अब पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है कि नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़, यानी कि जो उनकी यानी पार्लियामेंट है उसको भी भंग कर सकता है और जो उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज़, यानी जो उनकी प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं, उनको भी वो क्या कर सकता है कि भंग करने का अधिकार उनके हाथ में है। तो इस प्रकार से जो वो स्वयं में अपने आप में बहुत ही पावरफुल हो गए थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उनका जो डेजिग्नेशन हुआ, एक तरीके से वो डिक्टेटर हुआ, क्योंकि एक डिक्टेटर ही इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पर द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब क्या हुआ कि ये जो उनके द्वारा किया गया कार्यकलाप था, उसे वहाँ पर सिविलियन कैबिनेट जो थे वो सभी सुपरवाइज कर रहे थे, देख रहे थे, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी कि जिस पर जो डोमिनेशन था वो किसका था, मिलिट्री ऑफिसर्स का, यानी पूरी जो सत्ता थी अब वो वहाँ पर मिलिट्री के हाथ में आ गई थी और जो डोमिनियन पोस्ट थी वो सभी मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में चले गए थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, यानी जैसे ही ये लॉ पास हुआ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इसके बाद क्या हुआ कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन हुए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके पास सम पावर्स, बहुत ही कम शक्तियाँ बची। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स, और जो फाइनल यानी कि जो अथॉरिटीज़ थी वो ओनली और ओनली किसके हाथ में थी, प्रेसिडेंट के हाथ में थी, विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यानी कि सेना के अधिकारियों के पास एंड द जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास सारी ताकतें थी और जो चुनी हुई सरकारें थी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी स्पष्टतः हम इस कारण के द्वारा आपको ये बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो प्रोसेस पाकिस्तान में किया गया ये एक लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कि आइए अब हम एक अन्य प्रकार की व्यवस्था जो है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान से ही कनेक्टेड स्टोरी है, बट लेट अस फोकस ऑन द ऑफ दीज, कि आइए अब हम क्या करते हैं कि इस स्टोरी को ही आगे जारी रखते हुए फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, कि क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जिन शासकों को इलेक्ट किया गया, जिन रूलर्स को इलेक्ट किया गया, क्या वो इलेक्टेड बाय द पीपल थे? नहीं। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स,
टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि उन्हें यानी लोगों के द्वारा चुना तो गया था, लेकिन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स, यानी चुना तो गया था लेकिन रियली में वो रूलर्स नहीं थे, क्योंकि जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उनके हाथ में। तो द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, यानी कोई भी जो डिसीजन लेना होता था उसका फाइनल जो राइट था वो किसके पास था, परवेज़ मुशर्रफ के पास। तो रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स, यानी कि शेष जो आर्मी ऑफिशियल्स थे एंड विद जनरल परवेज़ मुशर्रफ वही सारे डिसीजंस लेते थे। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कि वहाँ के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया हो। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज़, यानी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सारे डिक्टेटर कंट्रीज़ में एंड मोनार्कीज़ जहाँ राजतंत्र होते हैं वहाँ देखने को मिलती हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। यहाँ पर क्या होता है कि चुनाव तो होते हैं, यानी संसदीय चुनाव कराए जाते हैं, होते भी हैं, शासक चुने भी जाते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो उस व्यक्ति के हाथ में होती है जो जिसका कि चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं होता। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक, यानी इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो हमें प्रीवियस चैप्टर जो हमारा रिड्यूस्ड है उसमें कुछ देशों की स्टोरीज़ हैं, जैसे रोल ऑफ यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट शासन के लिए यूएसएसआर की भूमिका क्या थी, पोलैंड नाम का जो एक देश है वहाँ कंटेम्प्रेरी किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं थी उनको चलाया गया, तथा यूएस जो है उसी समकाल में इराक में उसने किस प्रकार का इंटरफेयर किया। Here the real power was the some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule, यानी ये सब कुछ भी एक्सटर्नली जो हो रहा है, ये लोग जो हैं वो पावर का जो मिसयूज़ कर रहे हैं उसे हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रूल नहीं कह सकते या फिर पीपल्स रूल उसे नहीं कहा जा सकता। दिस गिव्स अस फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, यानी ये जो एग्जाम्पल पाकिस्तान का है उससे हमें डेमोक्रेसी जो है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि हमें जो फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का उसका पता चलता है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी थी। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में फॉर्मली जो है वो चाइना की स्टोरी बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारे चैप्टर की शुरुआत थी और आप लोग जो है वो इसे समझने का प्रयास करें और फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताते हैं।